नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु कारोलिया बीसीसी के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। जब हम सीएजी की बात करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, उनकी अपॉइंटमेंट रिमूवल प्रोसेस के बारे में, पावर्स, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम्स पेपर में आए हुए हैं। जब हम सीएजी पद के बारे में बात करते हैं, यह संविधान में क्यों लाया गया, तो देखिए हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसके 4 आधार स्तंभ हैं, कुछ संस्थाएं हैं जिनका निष्पक्ष और स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है। जब हम बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में, तो यदि न्यायपालिका सही तरीके से काम नहीं करेगी तो लोगों के जो भी मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होगा। इसलिए हमारी न्यायपालिका का स्वतंत्र निष्पक्ष होना बहुत ही जरूरी है। उसी तरीके से जो हमारा चुनाव आयोग है, अगर चुनाव आयोग की स्थिति संविधान की दृष्टि से सुदृढ़ या अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में योग्य व्यक्ति जो है चुनकर नहीं आएंगे। देखिए, जब चुनाव आयोग चुनाव करवाता है और जो लोग चुनकर आते हैं वो हमारे और आपके पैसे, जो जनता का पैसा होता है, उसको खर्च करते हैं। सरकार जो होती है एक ट्रस्टी के रूप में हमारे पैसों को खर्च करती है। यह पैसा सरकार सही तरीके से खर्च कर रही है या नहीं, यह देखने की जिम्मेदारी किसकी है, अंकेक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है। इसलिए एक और संस्था होती है सीएजी, जिसका निष्पक्ष स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारे संविधान में जो है सीएजी पद लाया गया कि जो जनता का पैसा है वह सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं, उसकी जांच की जा सके। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 148 जो है वो कहता है कि हमारे संविधान में सीएजी पद का उल्लेख करता है। आर्टिकल 148 ब्रॉडली डील्स विद द सीएजी अपॉइंटमेंट, ओथ एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। तो हमारा जो संविधान है इसमें सीएजी की योग्यता की जब हम बात करते हैं तो उनका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 148 के अंतर्गत इनकी योग्यता की जिम्मेदारी संसद के ऊपर डाली गई है कि जो संसद होगी वो सीएजी की जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण करेगी। और जब हम सीएजी की नियुक्ति की बात करते हैं तो इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और शपथ जो होती है ओथ वो राष्ट्रपति के द्वारा इनको दिलाई जाती है। और इसके साथ ही आर्टिकल 148 में इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 149 की जब हम बात करते हैं तो डील्स विद ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149 में इनकी ड्यूटीज और पावर के बारे में बताया गया है, जिनको हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। Article 150 says that the accounts of the Union and of the state shall be kept in such form as the President may, on the advice of the king, prescribe। तो आर्टिकल 150 में भारत सरकार अपने जो अकाउंट्स हैं, लेखे हैं, उसको किस प्रारूप में रखेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सीएजी के द्वारा वो प्रारूप फॉर्मेट डिसाइड किया जाता है। तो जो हमारे सीएजी होते हैं वो राष्ट्रपति को सुझाव देते हैं उस प्रारूप के संबंध में, और राष्ट्रपति जो होते हैं इन जो भी सुझाव होते हैं उनके आधार पर जो अकाउंट्स का प्रारूप है उसको निर्धारित करते हैं। तो आर्टिकल 150 में उस प्रारूप की बात की गई है जो जिस फॉर्मेट में हमारे अकाउंट्स रखे जाते हैं। आर्टिकल 151 says that the reports of the Controller and Auditor General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament। तो आर्टिकल 151 में कहा गया है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट्स तैयार करके किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में रखवाते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं जब सीएजी राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उसे पार्लियामेंट में रखते हैं, तो हमारी पार्लियामेंट में बहुत सारी समितियां होती हैं, वित्तीय समितियां, जिनमें से एक होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। इस समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। इनके द्वारा उस सीएजी की रिपोर्ट का निरीक्षण किया जाता है, जांच की जाती है। यदि कोई ऐसा पॉइंट्स या कंडीशन है जो उन्हें समझ में नहीं आती है, उस पे वो सीएजी को अपने पास बुलाकर उनसे विचार कर सकते हैं या उनसे जान सकते हैं। उनके बीच अच्छा संबंध होता है पीएसी और सीएजी के बीच में, इसीलिए उसे फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड कहा जाता है, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। उनके बीच अच्छा रिलेशन होने की वजह से। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 279, कैलकुलेशन ऑफ नेट proceeds is ascertained and certified by the Controller and Auditor General of India, whose certificate is final। तो आर्टिकल 279 में कहा गया है कि जो हमारी नेट प्रोसीड्स है, शुद्ध आय, उसकी गणना सीएजी के द्वारा की जाती है, और जो वो सर्टिफिकेट होता है वो फाइनल होता है। थर्ड शेड्यूल, सेक्शन 4 ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ ओथ
तो जो हमारी तीसरी अनुसूची है, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 पदभार ग्रहण करने के समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो और सीएजी के द्वारा लिए जाने वाली शपथ के रूप को निर्धारित करता है। वो शपथ का जो फॉर्मेट होगा उसका निर्धारण किया जाता है थर्ड शेड्यूल में, और जो धारा होगी 4। CAG is appointed by the president by warrant under his hand and seal and provide with tenure of 6 year or 65 year of age whichever is earlier। देखिए, जब सीएजी की हम काम की बात करते हैं या उनकी नियुक्ति की बात करते हैं, तो भारत सरकार द्वारा वर्ष भर में जो खर्च किए गए पैसे की ऑडिटिंग करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और जो हमारे सीएजी अपॉइंट होते हैं उनका जो वो एक वारंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं जिसको अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, जिस पर राष्ट्रपति की सील लगी होती है। और सीएजी के अलावा यह जो वारंट होता है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलावा हमारे जो गवर्नर्स होते हैं उनके लिए भी जारी किया जाता है। तो ये कुछ पद हैं जिनके लिए वारंट जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और उसके साथ ही गवर्नर्स के लिए। सेकेंड पॉइंट जो है वो बात करता है सीएजी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द मैनर सेम एज रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं। तो देखिए, जो हमारी सीएजी की रिमूवल प्रोसेस होती है उनको सिर्फ 2 आधारों पर ही हटाया जा सकता है। साबिक कदाचार के आधार पर, यदि वो कोई कदाचार आता है सामने, या सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ये 2 कंडीशन है जिनके आधार पर सीएजी को हटाया जाता है। और किसी भी हाउस में प्रस्ताव लाया जा सकता है। जब यहाँ बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो प्रोसेस होती है रिमूवल प्रोसेस, उसी प्रोसेस के थ्रू सीएजी को भी हटाया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या है कि किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के एक प्रस्ताव लाया जाता है, यदि लोकसभा में तो 100 मेंबर्स और यदि राज्यसभा में तो 50 मेंबर्स के द्वारा। और आधार मैंने आपको बताया कि 2 आधार, या तो साबित कदाचार और या फिर शारीरिक रूप से अक्षम है, तो ये 2 आधार है जिनके द्वारा सीएजी को हटाया जाता है। He is ineligible to hold any office either under the government of India or on any state once he retire, resign as a KEG। तो इसमें कहा गया है कि जब सीएजी रिटायर होते हैं तो वो भारत सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी अन्य पद को धारण नहीं करते हैं। His salary and other service condition cannot be varied to his disadvantage after appointment। इसमें कहा गया है कि एक बार जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब सीएजी की नियुक्ति हो जाती है उनके पद पर, उसके बाद उनके जो भी वेतन और अलाउंसेस होते हैं उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है वो बात करता है हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग हिम। तो इनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और कंडीशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। The administrative expenses of the office of KEG, including all salaries, allowances and pensions, are charged upon the consolidated fund of India that is not subject to vote। तो सीएजी की जो भी सैलरी होती है और अलाउंसेस होते हैं वो भारत की संचित निधि से उनको वेतन दिया जाता है। चार्ज एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं भारत व्यय की, तो यह ऐसा खर्च होता है जिस पर संसद में बहस की जा सकती है, डिबेट या विचार विमर्श तो किया जा सकता है, लेकिन जिस पर मतदान नहीं दिया जा सकता। तो हमारे जो भी सीएजी होते हैं उनकी वेतन और अलाउंसेस भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। देखिए, हमारे जो सीएजी होते हैं वो उनका कार्य ऑडिटिंग करने का होता है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। इन पे जब डिफरेंस की बात करते हैं तो अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। जैसे कि मुझे कोई कार्य करने के लिए 10,000 रुपए दिए गए, मैंने वो कार्य किया, उसके बाद मैं उसका हिसाब किताब रखती हूँ, तो ये हुआ अकाउंटिंग। जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हिसाब किताब के साथ ही कुछ चीज़ें और आती हैं। जैसे आपको जो पैसा दिया गया, आपने वो पैसा उसी कार्य पर खर्च किया, उसी उद्देश्य पर खर्च किया। आप जब पैसा खर्च कर रहे थे उस टाइम आपने मितव्ययिता के सिद्धांत का पालन किया है या नहीं, आपने फिजूल खर्ची तो नहीं की, आपने करप्शन तो नहीं किया। तो ये सारी जो बातें हैं ये ऑडिटिंग के अंतर्गत आती हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अंतर्गत। देखिए, जब हम सीएजी की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो 1950 से 1976 तक हमारे जो सीएजी थे वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का कार्य करते थे भारत सरकार के लिए। मतलब खुद ही खर्ची करते थे और खुद ही उसकी जांच करते थे। ये एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप खुद ही अपने मामले की सुनवाई नहीं कर सकते।
जब ये डिमांड आई कि सीएजी से ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का कार्य अलग अलग किया जाए, तो राज्य सरकारों ने स्पष्ट रूप से मना किया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जो अकाउंटिंग का कार्य है वो और ऑडिटिंग का कार्य अलग अलग करवा सकें। तो 1976 के बाद भी अभी तक जो राज्य सरकारों की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य है वो सीएजी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार की जब संदर्भ में हम बात करते हैं, भारत सरकार की अकाउंटिंग का कार्य सीएजी से वापस ले लिया गया। अब वो सिर्फ ऑडिटिंग का कार्य करते हैं। और 1976 के बाद जो अकाउंटिंग का कार्य है वो सीएजी के द्वारा किया जाता है, सीजीए के द्वारा, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक व्यय विभाग का एक डिपार्टमेंट है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसके अंतर्गत आता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सीजीए के द्वारा, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स के द्वारा अब भारत सरकार के अकाउंट का कार्य किया जाता है। द कंट्रोलर and Auditor General of India function as an independent body and is not controlled by the government। तो भारत सरकार और राज्य सरकार में सिर्फ एक ही पद होता है, सीजीए, और जो भी इनके कार्य होते हैं वो एक ही, यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, यह एक स्वतंत्र निकाय है। At present, the head of this institute is Rajiv Maharshi. He is the 13th Controller and Auditor General of India। तो यदि हम वर्तमान की बात करें तो हमारे जो सीएजी हैं वो राजीव महर्षि हैं, जो 13वें नंबर पे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो लास्ट ईयर एग्जाम्स पेपर में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो भारत के संविधान में सीएजी पद के बारे में बात करता है। आर्टिकल 76, 153, 148 और 127। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि आर्टिकल 148 में उल्लेख किया गया है कि भारत में एक सीएजी पद होगा, सीएजी पद के बारे में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सीएजी। हमें बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ही ऑडिट्स अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ही इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक फंड। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज समराइज्ड एज जनरल ऑडिटर। इसका ऑप्शन जो होगा बी सही नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कार्य नहीं करता है। इट इज कंट्रोल्ड ओनली बाय द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बात करता है हु कंडक्ट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सीएजी की अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट? By the same process as the judge of the Supreme Court removed, by the same process as the judge of High Court removed, by passing the proposal in the Lok Sabha only with the advice of the finance ministers। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रोसेस के थ्रू ही रिमूव किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिटरमाइंस द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, अलाउंसेस, सैलरी होती हैं, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैव द अथॉरिटी टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ Consolidated Fund of India, the Accumulated Fund of the State, each Union Territory which have Legislative Assembly, all of the above। तो आंसर इसका डी होगा, वो इन सबकी जो है ऑडिटिंग का कार्य करता है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।